झाला होता. इथून हजारो भगतसिंग त्यांचं भाषण ऐकल्यानंतर निघतील एवढी अपेक्षा ठेवतो. नमस्कार. मंच पर बैठे हुए श्री प्रकाश भाई, श्री रवि भाई और यहां अकोला के सभी सम्मानित सज्जनों, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं मराठी नहीं बोल सकता, इसलिए मैं मेरी बात हिंदी में कहूंगा. आपसे इसके लिए माफी चाहता हूं. मैं आज यहां आ सका अकोला में, इसके लिए मैं नागरिक मंच और श्री प्रकाश भाई का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत थोड़े समय के नोटिस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया. शायद 1.5 दिन पहले या 2 दिन पहले यहां का कार्यक्रम तय हुआ और आप लोगों के बीच में आया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं. आपके बीच आया हूं एक ऐसे समय में जब चुनाव होने वाले हैं और मैं मेरे व्याख्यान के पहले ही ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है. और आपको शायद आश्चर्य होगा ये जानकर कि मैंने आज तक मेरा वोट नहीं दिया किसी पार्टी को. तो मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, किसी राजनीतिक दल की ये सभा नहीं है. ये सभा आपके बीच में आया हूं और जो आयोजित हुई है, ये राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, देश की हालत के बारे में कुछ बात करने की है. देश की हालत की कुछ व्याख्या आपके सामने करने की कोशिश करूंगा. 3 तरह की बात मेरे व्याख्यान में शामिल होगी. एक तो हमारे देश की आर्थिक हालत क्या है, उसके बारे में आपसे कुछ कहूंगा. दूसरी, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी चल रही है, बिना किसी पार्टी का नाम लिए हुए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आचार संहिता लागू है, ये बात कहूंगा. और तीसरी, हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थिति कैसी हो गई है, उसके बारे में कुछ बात आपसे कहने की कोशिश करूंगा. अभी पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में एक चर्चा चल रही है, शायद आप सब उससे परिचित होंगे अखबारों के माध्यम से या समाचारों के माध्यम से. वो चर्चा है हमारे देश की आजादी के 50 साल की. भारत की आजादी के 50 साल पूरे हो गए हैं और भारत की आजादी की स्वर्ण जयंती मनाने की बात पूरे देश में कही जा रही है. तो देश की आजादी की स्वर्ण जयंती है और स्वर्ण जयंती के बारे में चर्चा भी है. तो एक तरफ तो आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, एक तरफ तो देश की आजादी के 50 साल का कार्यक्रम मना रहे हैं, दूसरे तरफ देश में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हमारी गुलामी के बारे में याद दिला रही हैं. एक तरफ देश की गुलामी के बारे में याद दिलाने वाली घटनाएं हैं और दूसरे तरफ देश की आजादी की स्वर्ण जयंती मनाने की बातें चल रही हैं. मैं एक उदाहरण से मेरा व्याख्यान शुरू करना चाहता हूं. आज से लगभग 3 महीने पहले हमारे देश में अक्टूबर 97 में 12 तारीख को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ आई थी. और आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि ब्रिटेन की रानी जो एलिजाबेथ हमारे देश में आई, उसके बारे में हिंदुस्तान के हर अखबार ने मुख्य पृष्ठ की खबर बनाई. भारत सरकार की तरफ से भी काफी प्रचार किया गया और लगभग 1 सप्ताह तक हिंदुस्तान सरकार के दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सिर्फ रानी एलिजाबेथ की खबर ही महत्वपूर्ण खबर मानी जाती थी. तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ भारत में आई, सच्चाई यह है कि उसको भारत सरकार ने बुलाया था, निमंत्रण दिया था. तो एक तरफ तो हमारे देश की सरकार आजादी के 50 साल का जश्न मना रही है और दूसरे तरफ रानी एलिजाबेथ को भारत आने का निमंत्रण भी दिया गया. रानी एलिजाबेथ अंग्रेजों की रानी हैं और इन अंग्रेजों ने हमारे देश को 250 वर्षों तक बहुत बुरी तरह से बर्बाद किया. हमारे देश में आए थे अंग्रेज व्यापार करने के बहाने, लेकिन देश को गुलाम बनाया था. और ना सिर्फ देश को गुलाम बनाया बल्कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को सत्यानाश कर दिया था अंग्रेजों ने. ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत जैसे सोने की चिड़िया कहने वाले देश को भिखारी देश बना दिया. इन अंग्रेजों ने कैसे अत्याचार किए
इसके बारे में आप सब अखबारों में पढ़ते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे। 250 साल की जो गुलामी रही इस देश में, उसके लिए जो अंग्रेज जिम्मेदार थे, उन अंग्रेजों को हिंदुस्तान में फिर से निमंत्रण दिया गया आजादी के 50 साल में, और अंग्रेजों की रानी को हिंदुस्तान बुलाया गया आजादी के 50 साल में। और वो हमको ये याद दिलाने के लिए आई थी कि 50 साल पहले हमने तुमको गुलाम बनाया था। दुर्भाग्य क्या हुआ, रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आई, तो इसमें विशेष बात क्या है, आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो रानी एलिजाबेथ का आना हमारे देश में एक विशेष दुर्घटना को बताता है। हमारे देश में बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, बहुत सारे देशों के राजदूत आते हैं, लेकिन उनके आने जाने से कभी कोई दुर्घटना नहीं हुआ करती। ब्रिटेन की रानी हिंदुस्तान में आई तो उससे जो दुर्घटना हुई वो क्या हुई, हमारे देश के अखबारों में रानी के आने के 15 दिन पहले एक वक्तव्य छपा। माने सितंबर के अंतिम सप्ताह में, शायद 25 से 27-28 सितंबर के बीच का कोई दिन था, तो एक वक्तव्य छपा हमारे देश के प्रधानमंत्री का। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ को भारत में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ को भारत में आने की जरूरत नहीं है, यह बात हिंदुस्तान के सभी अखबारों में छपी, और ना सिर्फ हिंदुस्तान के अखबारों में छपी बल्कि दुनिया के कई देशों के अखबारों में यह बात छपी। जब यह बात लंदन के अखबारों में भी छपी तो लंदन के वहां के कई सांसद हैं, वहां की जो पार्लियामेंट है, लंदन की जो संसद है, ब्रिटेन की जो संसद है, वहां के बहुत सारे सांसदों ने एक स्टेटमेंट किया। स्टेटमेंट यह किया कि भारत के प्रधानमंत्री की यह हिम्मत कैसे हुई कि वो ब्रिटेन की रानी को भारत में आने के लिए मना करें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने की जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनके कई मंत्री और उनके कई बड़े बड़े नेताओं ने इस बात पर हंगामा किया, और यह हंगामा जो लंदन में हुआ वो बाद में हिंदुस्तान तक पहुंचा। और हमारे देश में क्या हुआ, लंदन से बहुत सारे फैक्स के मैसेजेस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचे, और हिंदुस्तान की सरकार पर दबाव डालने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक प्रेस वक्तव्य भी जारी कर दिया। वो प्रेस वक्तव्य भी हिंदुस्तान में छपा, दुनिया के तमाम देशों के अखबारों में छपा। तो 24 घंटे पहले हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 24 घंटे के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने एक दूसरा वक्तव्य दिया कि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान में आने के लिए भारत सरकार स्वागत करेगी, और ना सिर्फ स्वागत करेगी बल्कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिटेन की महारानी चाहे तो हिंदुस्तान के किसी भी गांव में जा सकती। 24 घंटे पहले हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनको भारत में आने की जरूरत नहीं है, और 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य बदला और कह दिया कि ना सिर्फ वो भारत में आ सकती है बल्कि भारत के किसी भी गांव में जा सकती। और उसके साथ साथ एक बात और उन्होंने कही कि ब्रिटेन की महारानी को भारत में आने के लिए कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। माने बिना वीजा के ब्रिटेन की महारानी भारत में आ सकती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की गुलामी की हालत का आप अंदाजा लगाइए कि 24 घंटे पहले एक बात कह रहे हैं और 24 घंटे के अंदर आपको वक्तव्य बदलना पड़ा और उनके स्वागत की तैयारी भी करनी पड़ी। ब्रिटेन की महारानी आई, 12 अक्टूबर को दिल्ली में उतरी, तो पुलिस के किसी भी बड़े अधिकारी ने ब्रिटेन की महारानी का वीजा पूछने की हिम्मत नहीं की। कानून जानते हैं क्या है? कानून यह है कि आप दुनिया के किसी भी देश में बिना वीजा के जा नहीं सकते, और अगर आप कभी गलती से अमेरिका जाएं और आपके पास वीजा ना हो तो दो ही बातें होंगी आपके साथ, या तो अमेरिका की जेल में पकड़कर आपको बंद कर दिया जाएगा या किसी हवाई जहाज से वापस आपको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से
दुनिया के किसी भी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश में आता है तो उसको वीजा लेना पड़ता है। औपचारिकतावश सरकार वीजा इशू करती है और बिना वीजा के किसी भी देश में जाने की परमिशन नहीं होती है। हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब दूसरे देशों में जाते हैं तो उनको भी वीजा लेना ही पड़ता है। तो दुनिया के किसी भी देश का राष्ट्रपति हमारे देश में आए या प्रधानमंत्री हमारे देश में आए तो उसको वीजा लेने की जरूरत है। ठीक इसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी देश में जाए तो उनको भी वीजा लेने की जरूरत है। लेकिन ब्रिटेन की रानी को भारत में आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ये बात जब सरकार ने कही तो हमारे जैसे लोगों के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि ऐसी कौन सी विशेषता है ब्रिटेन की रानी में जिसके लिए उसको भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। और हमारे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ और इस प्रश्न का जवाब तलाशना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने कई लोगों से बातें करने की कोशिश की। उसी के साथ साथ एक दूसरी दुर्घटना और हुई कि जब ब्रिटेन की रानी दिल्ली आई तो उसको 21 तोपों की सलामी दी गई। ये सलामी हमारे सिर्फ राष्ट्रपति ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार है 21 तोपों की सलामी लेने का। बाकी बाहर के किसी भी व्यक्ति को 21 तोपों की सलामी नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति हमारे यहां सर्वोच्च माना जाता है, जो भी संविधान की व्यवस्था है। तो ब्रिटेन की महारानी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। बिना वीजा के वो हिंदुस्तान आई। पासपोर्ट होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, जब उनको वीजा लेने की भी जरूरत नहीं है। तो जिस तरह का उनका स्वागत किया गया, वो स्वागत देखने के बाद हमारे जैसे लोगों के मन में प्रश्न पैदा हुआ। प्रश्न क्या पैदा हुआ कि ऐसी दुर्घटना हिंदुस्तान में हुई थी सन 1911 में। 1911 में क्या हुआ था? ब्रिटेन का राजा आया था, उसका नाम था जॉर्ज पंचम। अंग्रेजी में उसको कहते थे जॉर्ज फिफ्थ। वो हिंदुस्तान आया था 1911 में। तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत में आया था तो बिना वीजा के आया था और उसको उस जमाने में 21 तोपों की सलामी दी गई थी। क्यों हुआ था ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ था कि जॉर्ज पंचम भारत का भी राजा था। क्यों? क्योंकि 1911 में हम ब्रिटेन के गुलाम थे और 1911 में यहां पर ब्रिटेन का शासन चलता था, ब्रिटेन का राज्य चलता था। तो चूंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, इंग्लैंड का राजा हमारा राजा होता था। तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम इस देश में आया तो बिना वीजा के आया था और 21 तोपों की उसको सलामी दी गई थी। यह बात इतिहास में हमको मालूम है। तो यह दुर्घटना 1911 में हुई थी और इसके साथ साथ एक दुर्घटना और हुई थी कि 1911 के साल में जब जॉर्ज पंचम आया था तो हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने जॉर्ज पंचम का विरोध किया था। और जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा का विरोध करने वाले नेताओं में सबसे महत्वपूर्ण नेता थे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक और उनके साथ जो नौजवानों का संगठन था, उन्होंने भयंकर विरोध किया था और जॉर्ज पंचम को काले झंडे दिखाए गए थे हिंदुस्तान में तमाम जगहों पर। तो नतीजा क्या निकला था कि हमारे देश में अंग्रेजों की पुलिस ने हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को जबरदस्त लाठी चार्ज किया था। क्यों? क्योंकि जॉर्ज पंचम का विरोध करना माने इंग्लैंड के राजा का विरोध करना, माने हिंदुस्तान के भी राजा का विरोध करना, क्योंकि हम इंग्लैंड के गुलाम थे। तो यह दुर्घटना हुई थी 1911 में। यह दुर्घटना चूंकि 1911 में हुई तो मेरे जैसे आदमी के मन में शंका का समाधान हो गया, क्योंकि हम 1911 में गुलाम थे। हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज इसलिए हुआ कि उन्होंने इंग्लैंड के राजा को काले झंडे दिखाए। हिंदुस्तान में लोकमान्य तिलक और उनके साथी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज इसलिए हुआ कि उन्होंने जॉर्ज पंचम का विरोध किया और जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा होने के साथ साथ भारत का भी राजा था। तो यह दुर्घटना 1911 में हुई तो मुझको समझ में आता है। लेकिन वही दुर्घटना अगर आजादी के 50 साल के बाद 1997 में भी हो तो मन में प्रश्न उठता है। 1911 में जॉर्ज पंचम बिना वीजा के आया क्योंकि वो इस देश का मालिक था, लेकिन 1997 रानी एलिजाबेथ बिना वीजा के क्यों आई?
अंग्रेजों का राजा जॉर्ज पंचम आया, बिना वीजा के तो समझ में आता, लेकिन आजादी के 50 साल के बाद भी इंग्लैंड की रानी हिंदुस्तान में बिना वीजा के आती है, यह बात समझ में नहीं आई। हमारे देश में आजादी बचाओ आंदोलन और आजादी बचाओ आंदोलन जैसे कई संगठनों ने रानी की यात्रा का विरोध किया, तो हमारे साथ भी वही दुर्घटना हुई जो 1911 में लोकमान्य तिलक और उनके साथियों के साथ हुई थी। बहुत सारे नौजवान क्रांतिकारियों पर रानी के आने के विरोध में जो उन्होंने प्रदर्शन किया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, और न सिर्फ लाठीचार्ज किया गया बल्कि जेलों में बंद कर दिया गया। अमृतसर में बहुत सारे सिख नौजवान थे जिन्होंने रानी को काले झंडे दिखाए, तो पुलिस ने उनको बंद कर दिया। और यह दुर्घटना हो रही थी आजादी के 50 साल में, और हमारी सरकार रानी के प्रोटेक्शन में इस तरह से लगी हुई थी जैसे जॉर्ज पंचम के प्रोटेक्शन में 1911 में कभी यह हुआ होगा। तो यह जो दुर्घटना हुई हमारे देश में, इस दुर्घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, यह जानना चाहिए। हम लोगों ने उस दिशा में प्रयास शुरू किया। मेरे एक वकील दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भारत में ब्रिटेन की महारानी आए और उसको बिना वीजा के भारत में घुसने की परमिशन मिले, इस बात की कोई लीगल वैलिडिटी है क्या? तो उस वकील ने मुझे कहा कि हां राजीव भाई, इस बात की पूरी लीगल वैलिडिटी है कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उन वकील से कहा कि यह सिर्फ एक स्थिति में होता, ऐसी लीगल वैलिडिटी एक ही स्थिति में होती है, और वह स्थिति क्या होती है कि मान लीजिए आप जब हिंदुस्तान से अमेरिका जाएं या इंग्लैंड जाएं या फ्रांस जाएं या किसी भी देश में जाएं और वापस अपने देश में लौटें, तो आपको वीजा नहीं पूछा जाएगा, आपका पासपोर्ट भी चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप अपने ही देश में वापस लौट रहे हैं। तो आप जिस देश के नागरिक हैं, उसी देश में जब आप वापस लौटते हैं तो आपको ना तो वीजा पूछा जाता है ना पासपोर्ट पूछा जाता है। तो मैंने मेरे वकील दोस्त से कहा कि ब्रिटेन की रानी को अगर वीजा नहीं पूछा गया, पासपोर्ट नहीं पूछा गया, तो मैं ये मानूं क्या कि ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है? तो उन्होंने कहा कि हां ऐसा है। तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। तो मैंने कहा कि अगर ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है और इस बात की लीगल वैलिडिटी है, तो हमारी आजादी का मतलब क्या है? एक तरफ हम कहते हैं आजादी के 50 साल, एक तरफ हम कहते हैं भारत की स्वर्ण जयंती आजादी की, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की अगर नागरिक है, तो इस आजादी का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है कि हमें आजादी नहीं मिल पाई है अभी तक। तो मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सच कह रहा हूं, एक कानून है, उसको अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि भारत अभी तक आजाद नहीं हुआ है। तो मैंने कहा वो कौन सा कानून है? तब उन्होंने मुझे बताया कि 1947 के साल में एक कानून बना था जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और यह कानून बना था 4 जुलाई 1947 को, माने 15 अगस्त से लगभग 10-15 दिन पहले। तो यह कानून बना था हमारे देश में आजादी के पहले, और इस कानून का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उस कानून के आधार पर ब्रिटेन की महारानी अगर हिंदुस्तान में आएगी तो उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि वो कानून आप मुझे दे सकते हैं पढ़ने के लिए? तो उन्होंने कहा मेरे पास तो उसकी कॉपी नहीं है। तो मैंने कहा कहां से मिलेगी? तो उन्होंने कहा कोशिश करो भारत की संसद की लाइब्रेरी में मिल जाए, तुमको पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में मिल जाए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, नहीं मिल पाई। फिर दूसरी एक कोशिश की तो उसमें थोड़ी सफलता मिली। उस कानून की फोटोकॉपी लंदन से आई, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। तो वहां से वो कॉपी आई और सबसे पहले हम लोगों ने वो कानून को पढ़ने की कोशिश की। तो उसमें लिखा हुआ है, पूरे कानून की बातें 70-80 पन्नों में हैं, लेकिन कानून के प्रियम्बल में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है
एक वाक्य लिखा है 4 जुलाई 1947 को पारित हुए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, और यह कानून पारित क्यों किया गया है? भारत की आजादी के लिए यह कानून पारित किया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। माने हमको आजादी मिल रही है तो हमारी आजादी का कानून विदेशी संसद में पारित हुआ है, और अगर हमारी आजादी का कानून एक विदेशी संसद ने पारित किया है तो वो विदेशी संसद अगर उस कानून को वापस ले ले तो हमारी आजादी का क्या होगा? क्योंकि जो संसद कानून पारित करती है वही संसद उस कानून को वापस भी ले सकती है। तो मान लीजिए 4 जुलाई 1947 को वो कानून पारित हुआ है लंदन में, तो कल को वो लंदन की पार्लियामेंट से वापस हो जाए तो हमारी आजादी के सामने पूरा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दुर्भाग्य हमारा आपका जानते हैं क्या है कि हम आजाद भी हुए हैं तो ये कानून अंग्रेजों ने तय किया है, हमने तय नहीं किया है। हमारी आजादी के बारे में हमने तय नहीं किया। वो कानून क्या है? 4 जुलाई 1947 को लंदन की पार्लियामेंट में जो कानून पारित हुआ है उसके प्रियम्बुल में एक वाक्य लिखा हुआ है। उस वाक्य का अंग्रेजी में क्या भाषांतर है? आफ्टर 15th August 1947, India and Pakistan will be two dominion states. 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे। डोमिनियन स्टेट्स का माने क्या होता? दुनिया के किसी भी देश की डिक्शनरी में आप डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ढूंढिए तो उसका एक ही मतलब होता है। डोमिनियन स्टेट्स का माने एक बड़े राज्य के अधीन कोई छोटा राज्य। तो हम 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट्स बने हैं, ना कि इंडिपेंडेंट नेशन। और चूंकि हम डोमिनियन स्टेट्स बने हैं तो हैं किसके हम डोमिनियन स्टेट्स? यूनाइटेड किंगडम के या कॉमनवेल्थ के। तो 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी हैसियत क्या बनी है? हमारी हैसियत बनी है कि हम यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम के बनाए गए कॉमनवेल्थ के डोमिनियन स्टेट्स हैं, ना कि हम इंडिपेंडेंट नेशन। और अगर हम इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है तो बात समझ में आती है कि आज भी ब्रिटेन की महारानी हमारी महारानी है, क्योंकि हम डोमिनियन स्टेट्स हैं। और यह बात अगर 4 जुलाई 1947 के कानून से है तो मेरे मन में सबसे बड़ा प्रश्न आजकल जो उठ रहा है वो ये कि 50 साल से इस देश की राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं। यह बात तो हिंदुस्तान की संसद में आनी चाहिए थी। शायद पिछले साल आपने देखा होगा 14 अगस्त की रात को 12 बजे भारत की संसद में एक संयुक्त अधिवेशन हुआ। तो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो बात भारत की संसद में आनी चाहिए कि हम 50 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक कानून के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स बने हैं, ना कि हम इंडिपेंडेंट नेशन। तो हम इंडिपेंडेंट नेशन कब बनेंगे? कितने साल और लगेंगे उसमें? और अगर हम इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है तो फिर आजादी की ये स्वर्ण जयंती क्यों मना रहे हैं? किसके गले पे तमाचा मार रहे हैं? और वो बात जब समझ में आई तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रानी अगर आएगी हिंदुस्तान में तो बिना वीजा बिना पासपोर्ट के ही आएगी, क्योंकि आप उनके डोमिनियन स्टेट्स हैं। और इस बात को आप एक दूसरी जगह और देख सकते हैं। जो लोग यहां बैठे हैं इस सभा में, अगर वो वकील हों और वकालत करते हों तो आप भारत के संविधान को उठाकर देखिए। भारत के संविधान में कहीं भी इंडिया एज ए नेशन इस्तेमाल नहीं किया गया है, हर जगह स्टेट शब्द इस्तेमाल किया गया है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पूरे संविधान में भारत के लिए नेशन नाम का शब्द नहीं है, हर जगह इंडिया स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो हम सिर्फ एक राज्य बनकर रह गए हैं, राष्ट्र बन नहीं पाए हैं। कानूनी रूप से हमारी ये हैसियत है। तो इसलिए
रानी अगर आती है तो उसका स्वागत करना हमारे प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, उसका स्वागत करना हमारे राष्ट्रपति का कर्तव्य है। और इसी के साथ एक दूसरे सवाल का जवाब भी हमको मिला कि जब रानी आई थी तो भारतीय सरकार ने रानी के सम्मान के लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में क्या हुआ था, ब्रिटेन की रानी का नाम ऊपर छापा गया था, राष्ट्रपति का नाम नीचे छापा गया था। हमारे देश में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, यह आप जान लीजिए। राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी नाम नहीं होता और कोई भी निमंत्रण पत्र अगर छापना हो, कोई भी पत्रक छापना हो जिसमें किसी विदेशी अतिथि के साथ राष्ट्रपति का नाम देना हो, तो नियम यह है कि राष्ट्रपति का नाम हमेशा ऊपर होता है, बाहर से आने वाले अतिथि का नाम या तो बराबर में होता है या नीचे होता है। लेकिन ब्रिटेन की रानी का नाम राष्ट्रपति के नाम के ऊपर छापा गया और भारत सरकार ने इस बात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो हिंदुस्तान के सभी अखबारों में छपा भी था। एक पत्रकार ने पूछा था भारत सरकार के प्रवक्ता से कि यह ब्रिटेन की रानी का नाम ऊपर छापा गया और भारत के राष्ट्रपति का नाम नीचे छापा गया, यह कहीं गलती से तो नहीं हुआ? तो भारतीय सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि यह जानबूझकर छापा गया है, माने गलती नहीं हुई है, जानबूझकर छापा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी आपकी महारानी है, इसलिए उसका नाम हमेशा राष्ट्रपति के नाम के ऊपर जाएगा, आपके राष्ट्रपति का नाम उससे नीचे जाएगा। हमारे देश में एक कानून है, जानते हैं क्या है? अगर आप राष्ट्रपति का अपमान करें तो आपको जेल हो जाएगी, यह कानून है। प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी कर सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी नहीं की जा सकती इस देश में, और अगर आपने टिप्पणी की तो आपको जेल हो जाएगी। क्यों हो जाती है? कानून यह कहता है कि राष्ट्रपति की मान्यता सर्वोच्च है, उनका अपमान नहीं कर सकता कोई। लेकिन खुद भारत सरकार ने राष्ट्रपति का अपमान किया और उस सरकार को जेल में होना चाहिए था। पूरे देश में खामोशी, और इस बात की नोंद हमारे देश के किसी भी कोर्ट ने नहीं ली। मैं महीनों महीनों इंतजार करता रहा कि यह कोई छोटी दुर्घटना नहीं है, शायद हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट या हिंदुस्तान का कोई हाई कोर्ट या हिंदुस्तान की कोई अदालत इस बात की जानकारी लेकर कोई एक केस फाइल करेगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे मन में ऐसा आता था कि यह इतना बड़ा प्रश्न है कि हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां इस सवाल को उठाकर पूरे देश में हंगामा करेंगी, लेकिन दुर्भाग्य से सब राजनीतिक पार्टियों के नेता रानी के साथ फोटो खिंचवाने में दिल्ली में मस्त थे। उनको यही चिंता थी कि हमारा फोटो रानी के साथ कैसे खींचा जाए। इस देश के नेताओं की मानसिक गुलामी का इससे बड़ा सबूत और क्या मिलेगा कि जिस देश को अंग्रेजों ने 250 साल गुलाम बनाया, जिन अंग्रेजों ने हमको बर्बाद कर दिया सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, उन अंग्रेजों की रानी के साथ हमारे देश के नेता फोटो खिंचवाने में मस्त हैं और किसी को लगता नहीं कि यह राष्ट्रीय अपमान की बात है। और यह दुर्घटना नहीं हुई होती तो हमारे जैसे लोगों को भी पता नहीं चलता कि आज तक हम डोमिनियन स्टेट्स हैं। और उससे भी ज्यादा खराब मुझे एक चीज और लगी कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था तो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत गाया गया था। जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत लिखा गया था। उस गीत का नाम है जन गण मन अधिनायक जय हे। इसका मतलब जानते हैं क्या होता? जन गण मन अधिनायक माने हिंदुस्तान की जनता के मनों के, हिंदुस्तान के गणों के अधिनायक, सुपर हीरो, तुम्हारी जय हो। जन गण मन अधिनायक जय है। भारत भाग्य विधाता, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। माने जो देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, जो जॉर्ज पंचम, और जिस जॉर्ज पंचम की सरकार से पूरा हिंदुस्तान बर्बाद कर दिया गया, उसके स्वागत में कोई गीत लिख रहा है, कह रहे हैं भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंद, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तिरंग। माने जिस देश में पंजाब है, सिंध है, गुजरात है, मराठा है, इतनी बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं हैं, उनके नाम लेते हुए ऐसी नदियां हैं, उन सबकी तरफ से तब शुभ आशीष मांगे, हम तुम्हारे लिए आशीष मांग रहे हैं।
दुआएं कर रहे हैं। गाए तब जय गाथा, तुम्हारी ही जय के गीत गा रहे हैं हम। जनगण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता, माने तुम भारत के भाग्य विधाता हो, तुम्हारी मंगल कामनाएं करते हुए हम ये गीत गा रहे हैं। ऐसी चाटुकारिता का हिंदुस्तान में दूसरा नमूना नहीं मिलेगा आपको। आपने सुना होगा हमारे देश के इतिहास में कुछ जगहों पर वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? हमारे देश में राजाओं के दरबार में कुछ चारण और भाट कवि हुआ करते थे। तो ये जो चारण और भाट कवि हुआ करते थे, ये क्या करते थे? राजाओं के जयगान गाने के लिए गीत लिखा करते थे। राजा चाहे जितना बदमाश हो, चाहे जितना बेईमान हो, चाहे जितना करप्ट हो, चाहे जितना बदमाश हो, उन सबके बारे में ऐसे ऐसे गीत लिखते थे वहां के चारण और भाट कवि कि लोगों को लगता था कि राजा तो बड़ा महान है, जबकि होता था उसका ठीक उल्टा। तो राजा क्या किया करता था कि जब चारण और भाट कवियों के गीतों से राजा प्रसन्न होता था तो इनाम दिया करता था। क्या इनाम मिलते थे? जो चारण और भाट कवि जितनी ज्यादा चाटुकारिता करते थे किसी राजा की, उनको एस्टेट मिल जाती थी, जागीरें मिल जाती थी, सोने की असरफियां मिल जाती थी, सोने चांदी के कुछ जेवरात मिल जाया करते थे। तो इस तरह का सारे देश में चला करता था। ठीक उसी तरह के चारण और भाट कवि ने हिंदुस्तान में एक गीत लिख दिया ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में। तो जानते हैं इनाम क्या मिला? उस कवि को नोबेल प्राइज दिलवा दिया। 1911 में यह गीत लिखा और 1914 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिल गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के राजा की इतनी चाटुकारिता तो ब्रिटेन में कभी उन्होंने नहीं सुनी होगी जो हमारे देश में की कुछ लोगों। और हमारा और आपका दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? हमारा और आपका दुर्भाग्य कि जो गीत लिखा गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए, उसका चरण गान गाने के लिए, वही गीत हमारे देश में राष्ट्रीय गीत मान लिया गया। बहुत बार कांग्रेस के अंदर इस बात पर बहस हुई। वो कांग्रेस जो आजादी के पहले, आज की नहीं। तो बहस यह होती थी कि यह गीत नहीं चलने वाला है, और चलता भी नहीं था। ज्यादातर दो ही गीत गाए जाते थे, या तो वंदे मातरम गाया जाता था या गाया जाता था झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये गीत तो आपके देश की आजादी मिलने के बाद, आजादी नहीं कहता मैं, तथाकथित आजादी मिलने के बाद आपके देश में चालू किया गया राष्ट्रगीत के रूप में। ये हम सबकी कमनसीबी है कि जो गीत हमको गाना पड़ता था अंग्रेजों की चाटुकारिता में, वही गीत अभी फिर गाया गया था 12 अक्टूबर 1997 को रानी एलिजाबेथ के सम्मान में। और जिस देश की प्रजा और जिस देश के प्रजाजन और जिस देश की नीतियां बनाने वाले लोग ये तय नहीं कर सकते कि गुलामी के पहले के गीत हम नहीं गाएंगे और उनको हम राष्ट्रगीत नहीं बनाएंगे, उस देश की आजादी के बारे में मतलब क्या है? इसलिए अक्सर हम लोग सारे देश में एक बहस चला रहे हैं कि क्या सच में आजादी मिल गई है? अगर आजादी मिल गई होती तो उस जमाने के गुलामी के गीत को क्यों गाना पड़ता? और हमारा दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? 50 साल पूरे देश में बहस चली, तब जाके संसद में अभी वंदे मातरम गाना शुरू किया गया। उसके पहले तो वो भी नहीं गाया जाता था। जो वंदे मातरम हिंदुस्तान की आजादी का प्रतीक रहा, जिस वंदे मातरम को गाते हुए लाखों करोड़ों शहीदों ने फांसी के फंदे को चूमा, जिस वंदे मातरम को कहते हुए हिंदुस्तान के करोड़ों लोग शहीद हुए, अंग्रेजों की गोलियां खाकर मरे, लाठियां खाकर मरे, अंग्रेजों के अत्याचार खाकर मरे, उस वंदे मातरम को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गाने में 50 साल लग गया हमको। यह देश की आजादी के लक्षण है। क्योंकि जो देश आजाद होता है किसी गुलामी से, वो देश अपनी गुलामी वाली व्यवस्थाओं को आगे नहीं चलाया करता। ठीक है, हम 250 साल गुलाम हो गए थे अंग्रेजों के, लेकिन अंग्रेजों की 250 साल पुरानी व्यवस्थाओं को हम क्यों चलाएंगे आजादी के बाद? यह मूल प्रश्न है। और इसी मूल प्रश्न पर हम लोगों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या हम सचमुच आजाद हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा मानना है कि अभी आजादी आना बाकी है।
क्योंकि आप आजाद हुए हैं कंडीशनल। कंडीशनल माने क्या? 4 जुलाई 1947 का कानून जो कहता है आफ्टर 15 अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी 2 डोमिनियन स्टेट्स। हम डोमिनियन स्टेट्स हैं, ना कि इंडिपेंडेंट नेशन। और इसलिए एक बात और समझ में आती है, आप कभी भारत के संविधान को पढ़िए तो भारत के संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल है 372। यह आर्टिकल क्या कहता है? 372 नंबर का जो आर्टिकल है हमारे संविधान में, वो ये कहता है कि भारत में आजादी आने के बाद, संविधान लागू होने के बाद भी कानून वही चलेंगे जो अंग्रेजों ने चलाए थे। माने अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए थे हमारे देश में, वो सारे के सारे कानून हमारी आजादी के बाद भी चल रहे हैं। और यह बात हमारे संविधान में स्वीकार की गई है। तो अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए कानून अगर आजादी के 50 साल बाद भी चल रहे हैं तो प्रश्न पूछना चाहिए कि हम आजाद हैं क्या? एक बार एक पत्रकार ने महात्मा गांधी से एक सवाल पूछा था। महात्मा गांधी से उस पत्रकार ने सवाल पूछा था कि बापू, हिंदुस्तान की आजादी के बारे में आपके मन में सपना क्या है? तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज चाहे तो हिंदुस्तान में रहे, लेकिन अंग्रेजियत जानी चाहिए। अंग्रेज चाहे तो हमारे मेहमान बनकर रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजियत की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो उस पत्रकार ने फिर पूछा कि बापू ये अंग्रेजियत क्या है? तो गांधी जी ने जवाब दिया कि अंग्रेजियत का माने अंग्रेजों की बनाई गई जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सब अंग्रेजियत, वो जानी चाहिए। अंग्रेज चाहे तो इस देश में रह सकते हैं। दुर्भाग्य से क्या हुआ? गांधी जी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन अंग्रेजियत की व्यवस्थाएं इस देश में बरकरार हैं। आपको मालूम है, आपको जानकर बहुत दुख होगा कि अंग्रेजों के बनाए हुए 3735 कानून इस देश में आज भी चल रहे हैं। एक दो नहीं, 3735। और वो 3735 कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाए थे? आपके देश को बर्बाद करने के लिए। अंग्रेजों की काम करने की एक पद्धति थी। अंग्रेजों की काम करने की क्या पद्धति थी? कि वो देश को बर्बाद करने के लिए नीतियां बनाते थे और उन नीतियों के आधार पर कानून बनाते थे। और फिर वो सारी दुनिया में कहा करते थे कि हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, अब उस कानून के पालन में हिंदुस्तान बर्बाद होता है तो हो जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि कभी ऐसा कोई कानून बना दिया जाए कि जेब काटना कानून बन जाए, तो जेब काटी जाए लोगों की, क्योंकि कानून है। और कानून से जब आपकी जेब काटना शुरू कर दिया जाए तो कोई कहेगा कि मेरी तो जेब कट रही है, लेकिन लोग कहेंगे कि ये तो कानून है। तो जिन लोगों ने जेब काटने का कानून बनाया है वो कहेंगे कि हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, अब उसमें आपकी जेब कटे तो हमसे क्या लेना देना। और मैं उसके लिए आपको एक सॉलिड एग्जाम्पल देता हूं। हिंदुस्तान के लोगों की जेब काटने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम है इनकम टैक्स एक्ट। ऐसा ही एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था हिंदुस्तानी लोगों की जेब काटने के लिए, उसका नाम है सेंट्रल एक्साइज एक्ट। ऐसा ही एक तीसरा कानून बनाया था अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी लोगों की जेब काटने के लिए, उसका नाम है टोल टैक्स। और ऐसे ही एक कानून बना दिया था हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने लोगों की जेब काटने के लिए, उसका नाम है ऑक्ट्रॉय टैक्स। और ऐसा ही एक कानून और बना दिया था हिंदुस्तानी लोगों को बर्बाद करने के लिए, उसका नाम है सेल्स टैक्स। आपको मालूम है ये टैक्सेशन के जितने कानून चलते हैं हिंदुस्तान में, ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में टैक्स लगाया क्यों? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में टैक्स इसलिए लगाया, अंग्रेजों की एक नीति थी। वो नीति क्या थी? अंग्रेजों को अपना माल हिंदुस्तान के गांव-गांव में बेचना है। और अंग्रेजों को अपना माल हिंदुस्तान के गांव-गांव में बेचना है तो उसके लिए जरूरी था कि हिंदुस्तानी माल को टैक्स लगाकर इतना महंगा कर दिया जाए और अंग्रेजी माल को टैक्स फ्री कर दिया जाए। तो होता क्या था, हमारे देश में अंग्रेजों के देश से कपड़ा बिकने के लिए आता था तो वो टैक्स फ्री होता था। और हिंदुस्तान में जो कपड़ा बनाने वाले उद्योगपति होते थे उनके ऊपर इतना टैक्स लगाया जाता था कि वो कपड़ा महंगा हो जाता था। हमारे देश में सूरत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी
वो अंग्रेजों ने बर्बाद की टैक्स लगाकर। तो कानून उन्होंने बना दिया कि हिंदुस्तान में जितने व्यापारी हैं, जितने उद्योगपति हैं, उनके ऊपर भयंकर टैक्स लगाओ। क्यों? क्योंकि उनका माल बाजार में महंगा होता चला जाए। और दूसरे बाजू में अंग्रेजों के देश से जितना माल हिंदुस्तान में आएगा वो सब टैक्स फ्री कर दो, ताकि वो सस्ता हो जाए और हिंदुस्तान के गांव गांव में बिके। हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगेगा और अंग्रेजी व्यापारियों पर टैक्स नहीं लगेगा, ये नीति बनाई गई थी। और इस नीति का नाम था पॉलिसी फॉर फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की नीति। और उनके मुक्त व्यापार की परिभाषा क्या थी? एक बार अंग्रेजों की संसद में बहस चली। हमारे पास अंग्रेजों की संसद में जो बहस चली है उसके कुछ दस्तावेज हैं। तो उन दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद पता चला कि एक दिन अंग्रेजी संसद में बहस चल रही थी, और अंग्रेजी संसद में बहस चल रही थी तो एक अंग्रेज एमपी ने सवाल पूछा कि ये फ्री ट्रेड क्या है। तो एक अंग्रेज दूसरे नेता ने उसका जवाब दिया कि अंग्रेजों का माल हिंदुस्तान के गांव गांव में बिके, ये है फ्री ट्रेड। और बदले में हिंदुस्तानी कंपनियां जो चलती हैं वो बंद हो जाएं, ये है फ्री ट्रेड। हिंदुस्तान के लोगों से कच्चा माल हम ले जाएं बिना पैसे में, ये है फ्री ट्रेड। और अंग्रेजों के देश से पक्का माल बनाकर वापस हिंदुस्तान में बेचें, ये है फ्री ट्रेड। तो उस एमपी ने पूछा कि इस फ्री ट्रेड को भारत में चलाने के लिए आपने क्या किया? तो दूसरा अंग्रेज एमपी जवाब दे रहा है कि हमने हिंदुस्तान में टैक्सेशन का नेटवर्क बना दिया। तो कितना टैक्स लगाया है आपने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर? तो अंग्रेज एमपी बता रहा है कि हिंदुस्तानी व्यापारी अगर 100 रुपए का व्यापार करे तो उसके ऊपर हमने 127 रुपए का टैक्स लगा दिया। तो पहले वाला एमपी फिर पूछ रहा है कि ये 100 रुपए के व्यापार पर अगर 127 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा हिंदुस्तानी व्यापारी को, तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे? तो वो कह रहा है इसके दो ही नतीजे निकलेंगे। पहला नतीजा यह निकल सकता है कि अगर हिंदुस्तानी व्यापारी ईमानदार है और ईमानदारी से वो 127% टैक्स देना शुरू कर देगा, तो धीरे धीरे उसका धंधा बंद हो जाएगा। क्योंकि 100 रुपए के व्यापार पर अगर 127 रुपए का टैक्स देना पड़ जाए तो वो व्यापारी धंधा नहीं कर सकेगा। तो उसने कहा दूसरा रास्ता क्या होगा? उसने कहा दूसरा रास्ता एक निकल सकता है कि हिंदुस्तानी व्यापारी अगर टैक्स देना बंद करेंगे तो टैक्स की चोरी करेंगे, और टैक्स की चोरी करेंगे तो बेईमान बनेंगे, और बेईमान लोगों को गुलाम बनाना आसान होता है। माने अंग्रेजों के सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदुस्तानी व्यापारी अगर ईमानदारी से टैक्स देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, और अगर टैक्स देना बंद करेंगे, चोरी करेंगे, तो बेईमान हो जाएंगे। या तो हम उनको बेईमान बना देंगे या उनको हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बेईमान बनेंगे तो भी बर्बाद होंगे हमारे कब्जे में आने के बाद, और ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो भी बर्बाद होने ही वाले हैं। इसलिए हमने टैक्सेशन का सिस्टम भारत में चलाया है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की डिबेट है। और दुर्भाग्य से आपको मालूम है जितने टैक्स अंग्रेजों ने लगाए वो सब के सब आज भी आपके ऊपर लगे हुए हैं। और अंग्रेजों की सरकार की नीति क्या थी? अंग्रेजों की सरकार की नीति बहुत स्पष्ट थी कि भारत के लोगों पर इतना टैक्स लगा दो कि वो बर्बाद हो जाए। आपकी सरकार भी आजादी के 50 साल के बाद उसी नीति का अनुसरण कर रही है। अंग्रेजों ने भारत के व्यापारियों पर टैक्स लगाया भारत का व्यापार खत्म करवाने के लिए। आपकी सरकार भी आपके व्यापारियों पर टैक्स लगा रही है आज के व्यापारियों का व्यापार खत्म कराने के लिए। आप सोचिए, जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं उनको शायद याद होगा, अंग्रेजों ने सबसे पहले जब इनकम टैक्स लगाया था तो वो होता था 97% इनकम टैक्स था अंग्रेजों के जमाने में। 97%। माने 100 रुपए की आमदनी है तो 97 रुपए अंग्रेजों की सरकार को आप टैक्स में दे दीजिए, बस 3 रुपया आपको छोड़ा जाएगा। जो 97% इनकम टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने, वो इनकम टैक्स आजादी मिलने के बाद भी लगभग 30-40 साल तक लगा रहा। जो बुजुर्ग यहां बैठे उनको याद होगा कि 1982 के साल तक इस देश में इनकम टैक्स लगता था 97%। क्यों? 1947 में अंग्रेज चले गए थे तो अंग्रेजों के बाद यह इनकम टैक्स भी चला जाना चाहिए था, लेकिन वही इनकम टैक्स आजादी के बाद 1982 के साल तक लगता रहा।
और आपका खून चूसता रहा। अंग्रेजों ने लगाया था सेंट्रल एक्साइज का टैक्स, अंग्रेज चले गए 1947 में, सेंट्रल एक्साइज का टैक्स खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो आज भी चल रहा। अंग्रेजों ने लगाया था ऑक्ट्रॉय का टैक्स, अंग्रेज चले गए 1947 में, वो टैक्स खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज भी लगा हुआ। अंग्रेजों ने लगाया टोल टैक्स, अंग्रेज चले गए 1947 में, वो चला जाना चाहिए था टोल टैक्स का कानून, वो आज भी लगा हुआ। और टैक्सेशन का पूरा सिस्टम अंग्रेजों ने चलाया था आपको बर्बाद करने के लिए। अंग्रेजों के उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर एक जानकारी और मिली हमको कि ये टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट बनाया अंग्रेजों ने, उस डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स होते थे उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी। जो अंग्रेजों के टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स आते थे टैक्स कलेक्शन के लिए, जिनकी ट्रेनिंग होती थी, उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी। तो ट्रेनिंग देने के लिए अधिकारियों को एक फिलॉसफी सिखाई जाती थी। क्या फिलॉसफी सिखाई जाती थी कि आप टैक्स कलेक्ट कर पाएं या न कर पाएं, ये इमैटीरियल है। माने आप रेवेन्यू कलेक्शन करें न करें, ये इमैटीरियल है, लेकिन आप हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना धंधा बंद कर दें। तो क्या होगा? तो जब हिंदुस्तानी व्यापारी अपना धंधा बंद करना शुरू कर देंगे तो अंग्रेजों के धंधे हिंदुस्तान में चलेंगे। ये उनकी नीति थी। तो टैक्स का कलेक्शन करने वाले अधिकारियों की ट्रेनिंग जिस आधार पर होती थी अंग्रेजों के जमाने में, आज भी टैक्स का कलेक्शन करने वाले अधिकारियों की ट्रेनिंग वैसे ही होती है। और आज भी उन अधिकारियों को यही सिखाया जाता है कि आप रेवेन्यू कलेक्शन कर पाए न कर पाए, लेकिन हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना धंधा बंद करके बैठ जाए। और इसी के साथ एक तीसरी बात और बताऊं कि एक बार अंग्रेजी पार्लियामेंट में एक बहस और चली, वो हिंदुस्तान में भी चली। यहां वॉयसराय होता था, वॉयसराय की काउंसिल होती थी। पहले ये पार्लियामेंट नहीं थी, ये पार्लियामेंट तो 1925-26 में बना, उसके पहले वॉयसराय की काउंसिल के माध्यम से पूरा देश चलता था। तो एक बार हिंदुस्तान में जो वॉयसराय था उसकी काउंसिल में डिबेट चली। क्या डिबेट चली? एक मेंबर था वॉयसराय की काउंसिल का, वो ये कह रहा है कि हमने इनकम टैक्स एक्ट इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है, इतना जटिल बनाया है, जो सीधे सीधे समझ में नहीं आता। उसी मेंबर ने एक बात और कही कि सेंट्रल एक्साइज का टैक्स जो है वो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसा क्यों किया है? तो जवाब मिला उसको कि ये कॉम्प्लिकेशन इसलिए है ताकि हिंदुस्तानी लोग इसको समझ ना सकें। जिन लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है वो लोग समझ नहीं पाए तो क्या होगा? जब वो उसको समझ नहीं पाएंगे तो डोर हमारे हाथ में रहेगी, हम चाहेंगे वैसा इंटरप्रिटेशन निकालेंगे उसका। और दुर्भाग्य से वो कॉम्प्लिकेटेड एक्ट इनकम टैक्स का और सेंट्रल एक्साइज का आज भी चल रहा है। और कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं दोनों कानून, शायद ही दुनिया में किसी देश में इतने कॉम्प्लिकेटेड इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज के कानून होंगे जितने हिंदुस्तान में हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इनकम टैक्स में 40 साल से प्रैक्टिस करते हैं। एक दिन मैंने उनसे मजाक में पूछा कि 40 साल से आप इनकम टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं, आप ईमानदारी से बताइए कि आपको समझ में आता है कि इनकम टैक्स एक्ट है क्या? तो पूरी ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया कि राजीव, 40 साल की प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझको मालूम नहीं कि ये इनकम टैक्स एक्ट है क्या। तो मैंने कहा कि जब आपको समझ में नहीं आता ये इनकम टैक्स है क्या, तो आप इसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? तो कहने लगे ये मजबूरी है। तो मैंने कहा कि जिस आदमी के ऊपर ये कानून अप्लाई होता है, अगर उसको ये समझ में नहीं आए तो उसने कहा अन्याय करेगा ये कानून। न्याय के लिए थोड़ी बनाया गया, अन्याय करने के लिए बनाया गया। और वो अन्याय क्या है? आपको इतना दबा के रखा जाए, इतना कंट्रोल करके रखा जाए कि आप ऊपर निकल नहीं पाए। और मैं लोगों को, इस देश के उन व्यापारियों को, उद्योगपतियों को धन्यवाद देता हूं जो इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, टोल टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, पता नहीं सर्विस टैक्स, क्या क्या टैक्स के होते हुए भी कुछ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। वरना भारत सरकार ने तो आपको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जानते हैं आज क्या चल रहा है इस देश में? आज इस देश में वही चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता था।
अंग्रेजों के जमाने में क्या चलता था? अंग्रेजी माल आएगा, टैक्स फ्री होगा और हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगाया जाएगा। पिछले 7 वर्षों से हिंदुस्तान में जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है? बाहर से आने वाले माल पर लगातार ड्यूटीज कम की जा रही हैं और हिंदुस्तानी लोगों पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। आपको मालूम है ये सर्विस टैक्स क्यों लगा दिया आपके ऊपर 5%? और सर्विस टैक्स के बाद अब पिछले 3-4 दिन पहले इंटरेस्ट रेट में जो परिवर्तन करके सरकार ने आपके ऊपर थोप दिया है, ये जानते हैं क्यों हो रहा है? हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स बढ़ाना है, विदेशी व्यापारियों को टैक्स फ्री करना। आपको मालूम है इस देश में एक कानून है कि कोई अगर परदेशी कंपनी आए, कोई परदेशी व्यापारी आए और वो भारत सरकार को झूठ मूठ को कहे कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो 10 साल तक भारत सरकार उससे कोई टैक्स नहीं लेती। 10 साल तक उसको टैक्स हॉलीडे मिलता है। माने विदेशियों को टैक्स फ्री और आपके ऊपर भयंकर टैक्स। ये चलता था अंग्रेजों के जमाने में, वही चल रहा है आज आजादी के 50 साल के बाद। इसलिए मैं पूछता हूं कि आजादी आई है क्या? अंग्रेजों ने चलाया था ये टैक्स का कानून हमें बर्बाद करने के लिए, व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए। आजादी आई है क्या? हमारे देश में अगर भारतीय तंत्र होता तो भारतीय तंत्र हमेशा से एक सिद्धांत पर काम करता आया है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हुआ, उसका नाम था चाणक्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि चाणक्य भी एक अर्थशास्त्री था। दुर्भाग्य क्या है कि हमारे अर्थशास्त्र की किताबों में चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ाया ही नहीं जाता। दुनिया जहान के तमाम अर्थशास्त्रियों को तो हम पढ़ते हैं, स्मिथ ने क्या कहा, स्टीवेंसन ने क्या कहा, उसने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, डिमाके ने क्या, जिससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे देश में जो सबसे बड़ा अर्थशास्त्री हुआ चाणक्य, उसी को नहीं पढ़ाते आपकी विश्वविद्यालय की शिक्षा में। माने गुलामी की शिक्षा है। चाणक्य जानते हैं क्या कहता था? एक बार चंद्रगुप्त और चाणक्य का झगड़ा हुआ। चाणक्य प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त राजा था। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य का झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात का हुआ? चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि मुझे टैक्स कलेक्शन बढ़ाना, रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करना। क्यों पूछा उसने? कि मुझे समाज सेवा के काम करने हैं। तो चाणक्य ने कहा कि समाज सेवा के काम तुम मत करो, इसके लिए समाज के लोग बहुत हैं, वो कर लेंगे। कहने लगा नहीं नहीं, मुझे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना ही बढ़ाना है ताकि राज्य के लिए कुछ ज्यादा पैसा मेरे पास बच सके। तो चाणक्य ने उससे कहा कि तुम रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाओ, तुम्हारे मन में योजना क्या है? कहने लगा मैं टैक्स बढ़ाना चाहता हूं। तो उसने कहा कि कभी गलती मत करना। तो उसने पूछा क्यों? तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जो जवाब दिया है वो सबसे बड़ा अर्थशास्त्र है। वो कह रहा है कि किसी भी समाज में कुल उत्पादन का 5% से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। 5% तो मैक्सिमम लिमिट है। और इस समय वो बात कर रहा है चंद्रगुप्त से, तो कह रहा है कि इस समय हमारे राज्य में टोटल उत्पादन का 5% कर लग रहा है ऑलरेडी, इससे ज्यादा कर नहीं होना चाहिए। तो उसने पूछा कि फिर ये हमारा टैक्स का कलेक्शन कैसे बढ़ेगा? तो कह रहा है कि तुम राज्य का वातावरण ऐसा बनाओ कि व्यापार 2 गुना हो जाए, तो तुम्हारा टैक्स कलेक्शन 2 गुना हो जाए। माने तुम व्यापार इतना बढ़ाओ कि वे अभी जो व्यापार चल रहा है उसका 2 गुना हो जाए, तो तुम्हारा टैक्स कलेक्शन 2 गुना हो जाएगा। टैक्स की दर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और वो चेतावनी दे रहा है कि ये गलती मत करना। चंद्रगुप्त ने वही किया, और चंद्रगुप्त ने जो किया उसको भारतीय इतिहास में कहते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था, हमारा स्वर्ण युग था। क्यों? क्योंकि वही एक जमाना था जिस जमाने में टैक्स सबसे कम लगता था। और ये जो चाणक्य की फिलॉसफी है कि टैक्स की रेट जितनी कम से कम होगी, टैक्स कलेक्शन उतना ही ज्यादा से ज्यादा होगा, ये भारत सरकार ने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि भारत सरकार स्वदेशी है नहीं, ये शरीर से दिखने में स्वदेशी है, इसमें काम करने वाले लोगों की आत्मा विदेशी है। अगर उनकी आत्मा देशी होती तो चाणक्य की इस फिलॉसफी को कब का इस देश में लागू किया गया होता। हमारे देश में एक ही नेता हुआ जिसने चाणक्य की इस आर्थिक फिलॉसफी को पूरी हिम्मत के साथ लागू करने की कोशिश की। शायद उसका नाम आप नहीं जानते होंगे। वो व्यक्ति था गुलाम बख्शी, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हुआ। तो जब गुलाम बख्शी जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हुआ तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को उसने पढ़ रखा था।
तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद उसने फैसला किया, चीफ मिनिस्टर बन गया, उसके तुरंत बाद उसने फैसला किया कि पूरे जम्मू कश्मीर में टैक्स की रिडक्शन करनी, टैक्स की दर कम करनी। और कितनी कम करनी है? उसने कहा मैक्सिमम 10%, इसके ऊपर नहीं जाना। तो हंगामा मच गया पूरे देश में। क्या हंगामा मच गया? बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने यह चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह जम्मू कश्मीर को डुबो देगा, टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा, और टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा तो सरकार नहीं चलेगी, राज्य नहीं चलेगा, राज्य के कामकाज नहीं चलेंगे, वगैरह वगैरह। पूरे देश में बहस चलने लगी। गुलाम बख्शी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हो गया हूं, मैं ये करूंगा। और अगर चाणक्य ये कहता था तो एक बार करके तो देखूं, हो सकता है परिणाम निकल आए उसमें से। तो उस आदमी ने हिम्मत की और उसने टैक्स कम करते 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 कहां तक ले गया? 10% पे ले गया। और उसने कहा 1 साल तक मैं यही चलाऊंगा। 1 साल उसने चलाया। 1 साल के बाद नतीजा जानते हैं क्या निकला? 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था, जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन था, उसका 300 गुना ज्यादा दूसरे साल में कलेक्ट हुआ। माने जैसे ही उसने टैक्स की दर कम की, टैक्स का कलेक्शन उसका 300 गुना बढ़ा और सारे देश को उसने चुप करा दिया, उस एक व्यक्ति ने। और यह बात हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए थी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की टैक्सेशन की व्यवस्था खत्म होने के बाद अगर हिंदुस्तानी टैक्सेशन की व्यवस्था कोई आनी चाहिए थी तो वो ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए थी जिसमें कम से कम टैक्स लगे लोगों के ऊपर और लोगों को छोड़ा जाए, मुक्त किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ उल्टा। अंग्रेजों ने जितने टैक्स लगाए उतने ही टैक्स आज आपके ऊपर लगे हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। कभी कभी एक बार मैं कैलकुलेशन करता हूं, अगर साधारण रूप से आप सारे कानूनों का पालन करें, हर कानून का पालन करने योग्य था। क्यों? क्योंकि वही एक जमाना था जिस जमाने में टैक्स सबसे कम लगता था। और ये जो चाणक्य की फिलॉसफी है कि टैक्स की रेट जितनी कम से कम होगी, टैक्स कलेक्शन उतना ही ज्यादा से ज्यादा होगा, ये भारत सरकार ने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि भारत सरकार स्वदेशी है नहीं, ये शरीर से दिखने में स्वदेशी है, इसमें काम करने वाले लोगों की आत्मा विदेशी है। अगर उनकी आत्मा देशी होती तो चाणक्य की इस फिलॉसफी को कब का इस देश में लागू किया गया होता। हमारे देश में एक ही नेता हुआ जिसने चाणक्य की इस आर्थिक फिलॉसफी को पूरी हिम्मत के साथ लागू करने की कोशिश की। शायद उसका नाम आप नहीं जानते होंगे। वो व्यक्ति था गुलाम बख्शी, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हुआ। तो जब गुलाम बख्शी जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हुआ तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को उसने पढ़ रखा था। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद उसने फैसला किया, चीफ मिनिस्टर बन गया, उसके तुरंत बाद उसने फैसला किया कि पूरे जम्मू कश्मीर में टैक्स की रिडक्शन करनी, टैक्स की दर कम करनी। और कितनी कम करनी है? उसने कहा मैक्सिमम 10%, इसके ऊपर नहीं जाना। तो हंगामा मच गया पूरे देश में। क्या हंगामा मच गया? बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने यह चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह जम्मू कश्मीर को डुबो देगा, टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा, और टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा तो सरकार नहीं चलेगी, राज्य नहीं चलेगा, राज्य के कामकाज नहीं चलेंगे, वगैरह वगैरह। पूरे देश में बहस चलने लगी। गुलाम बख्शी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हो गया हूं, मैं ये करूंगा। और अगर चाणक्य ये कहता था तो एक बार करके तो देखूं, हो सकता है परिणाम निकल आए उसमें से। तो उस आदमी ने हिम्मत की और उसने टैक्स कम करते 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 कहां तक ले गया? 10% पे ले गया। और उसने कहा 1 साल तक मैं यही चलाऊंगा। 1 साल उसने चलाया। 1 साल के बाद नतीजा जानते हैं क्या निकला? 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था, जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन था, उसका 300 गुना ज्यादा दूसरे साल में कलेक्ट हुआ। माने जैसे ही उसने टैक्स की दर कम की, टैक्स का कलेक्शन उसका 300 गुना बढ़ा और सारे देश को उसने चुप करा दिया, उस एक व्यक्ति ने। और यह बात हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए थी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की टैक्सेशन की व्यवस्था खत्म होने के बाद अगर हिंदुस्तानी टैक्सेशन की व्यवस्था कोई आनी चाहिए थी तो वो ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए थी जिसमें कम से कम टैक्स लगे लोगों के ऊपर और लोगों को छोड़ा जाए, मुक्त किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ उल्टा। अंग्रेजों ने जितने टैक्स लगाए उतने ही टैक्स आज आपके ऊपर लगे हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। कभी कभी एक बार मैं कैलकुलेशन करता हूं,
अगर साधारण रूप से आप सारे कानूनों का पालन करें, हर कानून का पालन करें जो टैक्सेशन के सिस्टम में बनाया हुआ है, तो हर व्यक्ति को 100 रुपए की आमदनी अगर वो कर रहा है तो कम से कम 110 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो नीतियां वही हैं जो अंग्रेजों के जमाने में चलती थी। और बंबई जैसे शहरों में, बड़े महानगरों में एक दिन मैं बैठा था, मेरा एक दोस्त है चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने उससे कहा कि यार कुछ कुछ कैलकुलेशंस करते हैं कि ये टैक्सेशन का नेटवर्क है, इसको समझने के लिए। तो बंबई जैसे देश शहर में बैठकर जब हमने कैलकुलेशन करना किया तो ईमानदारी के साथ अगर कोई 100 रुपए कमाए तो 127 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा उसको। ये आज भी 127% टैक्स का रेट आज भी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिलाकर। और यही व्यवस्था चल रही है जो 250 साल पहले चलती थी। इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी आई नहीं है और आपको भी वैसे ही चूसा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था। अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था? अंग्रेजों की सरकार टैक्स कलेक्ट करती थी और क्या करती थी? हिंदुस्तान से लंदन ले जाती थी। अर्थशास्त्र की परिभाषा में कहते हैं उसको कि टैक्स कलेक्शन होता था और कैपिटल फ्लाइट होता था। कैपिटल फ्लाइट दो तरीके से होता था। अंग्रेजों की सरकार एक तो क्या करती थी कि रेवेन्यू का कुछ हिस्सा सीधे इंग्लैंड जाता था। दूसरा तरीका क्या होता था कि अंग्रेजों के बड़े बड़े ऑफिसर्स घोटाले किया करते थे। अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, घोटाला मास्टर था वो। हां, इतिहास में आपको जानकारी नहीं दी गई है जानबूझकर, क्योंकि हमारा इतिहास अंग्रेजों ने लिखा है। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान में कम से कम उस जमाने में 1500 करोड़ रुपए का घोटाला किया था और वो पैसा यहां से ले गया था। ऐसे ही एक दूसरा अंग्रेज ऑफिसर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसका नाम था विलियम पिट, और एक ऑफिसर था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये ऐसे ऑफिसर्स हुआ करते थे जो भयंकर घोटाले करते थे, और जब ये ऑफिसर यहां से घोटाला करके लंदन जाते थे तो उस घोटाले के पैसे में से कुछ हिस्सा वहां देना पड़ता था। एक बार वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहां जितना घोटाला किया, पैसा कमाया, उसमें से कोई पैसा उसने बताया नहीं कि मैं कितना कमा के लाया हूं। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर मुकदमा चला। किस बात के लिए? कि जो पैसा तुम हिंदुस्तान से लेके आए हो घोटाला करके, उसमें से तुमने बंटवारा नहीं किया, इसलिए मुकदमा चला। तो होता क्या था कि एक तो पैसा था जो डायरेक्ट ट्रांसफर होता था, यहां से सीधे जाता था रेवेन्यू कलेक्शन का, और दूसरा पैसा होता था कि अंग्रेज ऑफिसर घोटाला कर करके यहां से करोड़ों रुपया ले गए थे, करोड़ों रुपया जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। जो घोषित लूट की है उसका तो कैलकुलेशन है, लेकिन अंग्रेजों ने जो घोटाले करके लूट किया उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो ये जमाना था अंग्रेजों का। तो हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता थे, उनका नाम था दादा भाई नेहरू। तो दादा भाई नेहरू ने एक लेख लिखा था 1890 के साल में। 1890 में दादा भाई नेहरू ने एक लेख लिखा था, और उस लेख में उन्होंने लिखा क्या था? उनके दिल का दर्द है। वो लेख क्या है? उसमें वो लिख रहे हैं कि ये अंग्रेजों की सरकार इतना लूटती है हिंदुस्तान को, आम आदमी को इतना लूटती है, इतना कष्ट होता है, और ये सारा लूट का पैसा यहां से लंदन चला जाता है। काश ये देश आजाद हो जाए। उस लेख में वो लिख रहे हैं कि काश ये देश आजाद हो जाए तो कम से कम ये लूट तो बंद हो जाएगी इस देश की। ये 1890 के साल में दादा भाई नेहरू ने लिखा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 1947 में ये बात सच सिद्ध होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। क्या हुआ? आजादी के पहले आपकी जितनी लूट हुई है, आजादी मिलने के 50 साल के बाद आप उससे 1000 गुना ज्यादा लूटे हैं। जानते हैं क्या हुआ है? अंग्रेज यहां से कितना पैसा लेकर जाते थे उसका हिसाब अगर आपको लगाना हो तो 1760 से 1947 तक हर साल 70 करोड़ रुपया जाता था यहां से। 1760 से 1947 तक, और 1760 से 1947 तक हर साल में 70 करोड़ जाता था। तो आप हिसाब लगा लीजिए, इतने साल गुणा 70 करोड़, तो इतना रुपया गया हिंदुस्तान से। आजादी मिलने के 50 साल के बाद जानते हैं आपकी कितनी लूट हुई है? हिंदुस्तान में आजादी मिलने के 50 साल के बाद 140 अरब डॉलर, 140 बिलियन डॉलर आपके देश में घोटालेबाज नेताओं ने यहां से विदेश पहुंचा दिया। हमारे देश के जो बड़े बड़े घोटालेबाज नेता हैं, मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं,
जानते हैं कितना रुपया उनका जमा है विदेशी बैंकों में? $140 बिलियन। और 1 बिलियन होता है 1 अबज, और 1 अबज में होते हैं 100 करोड़, तो 14,000 करोड़ डॉलर। और 14,000 करोड़ डॉलर में रुपया बनाने की कोशिश करिए तो एक डॉलर में आज 40-41 रुपया है, कुल बैठता है 5.5 लाख करोड़ रुपया। मैंने पिछले आजादी के 50 साल में आपके देश से 5.5 लाख करोड़ रुपया लूट कर ले गए आपके ही नेता, जिनके घर में कभी इनकम टैक्स वाले घुसते भी नहीं है। मैंने हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा काला धन पैदा करता, उसके घर में कभी इनकम टैक्स वाले नहीं घुसते। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर यहां कोई इनकम टैक्स वाला बैठा हो कि घुस के दिखा दे किसी नेता के घर में। मैंने साधारण व्यापारियों के घर में घुस जाएंगे, छाती पर खड़े हो जाएंगे, खून चूसेंगे आपका। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में जो सबसे ज्यादा काला धन पैदा करने वाले लोग हैं, जो सबसे ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, उनके घर में आज तक कभी रेड नहीं पड़ी है। मैं पिछले 50 साल से केस देख रहा हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कभी किसी नेता के घर में रेड डाली क्या? और मैं आपको घोषित रूप से कह सकता हूं, एक नेता थे हमारे देश में, उनका नाम था जगजीवन राम। वो अक्सर कहा करते थे, पब्लिक मीटिंग में कहा करते थे कि मैं हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल जाता हूं, हर साल। और कभी भी इनकम टैक्स अधिकारियों की हिम्मत नहीं हुई जो उनके घर पे जाकर रेड कर सके। आपके घर में रोज खड़े हो जाएंगे, लेकिन नेताओं के घर में कभी रेड नहीं होती। क्यों? अगर आप इनकम टैक्स की चोरी करते हैं तो चोर हैं, नेता इनकम टैक्स की चोरी करें तो वो चोर नहीं है। कहते हैं डेमोक्रेसी में कानून सबके लिए एक सा होता, तो नेताओं को भी जेल होनी चाहिए जिन्होंने 140 अरब डॉलर यहां से ले गए हैं विदेश में। लेकिन नहीं होता। आप 50 रुपए की चोरी करिए, 100 रुपए की चोरी करिए, 200 रुपए की चोरी करिए, आपको जेल के अंदर डाल देंगे। और जो करोड़ों रुपए के घोटाले करते हैं वो हिंदुस्तान में घूम रहे हैं छुट्टा सांड की तरह से। हो सकता है आपको जमानत नहीं मिले, लेकिन जो सैकड़ों करोड़ का घोटाला करने वाले नेता हैं उनको जमानत भी मिलती है इस देश में। कौन से देश में आप रह रहे हैं और कौन सी व्यवस्था आप चला रहे हैं? और जानते हैं ये 140 अरब डॉलर कितना? ये 140 अरब डॉलर रुपया इतना है जितने रुपए में हमारे देश के ऊपर कुल विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता। हमारे देश का कुल विदेशी कर्ज है 4.5 लाख करोड़ रुपए का। तो ये जो 5.5 लाख करोड़ रुपया हमारे देश के नेताओं ने लूटकर यहां से विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है, इसको अगर वापस हिंदुस्तान में ले आया जाए तो हमारा कुल विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता है। और आप कहेंगे कि ना सिर्फ कुल विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता है, बल्कि 1 लाख करोड़ रुपया बचेगा आपके पास विदेशी कर्ज चुकाने के बाद भी। तो आप पूछेंगे कि राजीव भाई ये होने वाला कैसे है? इसका एक ही तरीका है कि जो घोटालेबाज नेता हैं, जो ले गए हैं यहां से करोड़ों रुपए हिंदुस्तान से बाहर विदेशी बैंकों में, इनको बिजली के तार से उल्टा लटका दीजिए और नीचे आग जलाइए और उसमें मिर्ची का पाउडर झोंकिए, तब देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर जेब में से निकल के सड़कों पे गिर पड़ेगा। इसका और कोई दूसरा इलाज नहीं। दुर्भाग्य से आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो जितना बड़ा घोटालेबाज उसी के गले में मालाएं, जो जितना बड़ा घोटालेबाज उसी के लिए तालियां, जो जितना बड़ा घोटालेबाज उसी की जय जयकार, जो जितना बड़ा घोटालेबाज उसी के लिए वोट मांगने आप जाते हैं। और मौसम आ रहा है, आपके घर पे आएंगे ये सब वोट मांगने। तो इनसे एक ही सवाल पूछिए कि हिंदुस्तान से जो तुमने लूटा या तुम्हारे साथियों ने लूटा 140 अबज डॉलर, वो पैसा हिंदुस्तान में लाओगे कि नहीं? हम वोट देंगे या न देंगे इस पर तय करेंगे। कि तुम बोलो जो लूट हमारी हुई है, यहां से चला गया है पैसा विदेश में, ये वापस भारत में आएगा कि नहीं? और तुम अगर नहीं लाने की बात करते हो तो भाग जाओ यहां से। किस बात का वोट दें तुमको? किस लिए वोट दें? 1.5 साल पहले तुमको हमने वोट दिया था, 1000 करोड़ रुपया देश का बर्बाद किया था।
तुम इतने नालायक और निकम्मे निकले कि 1.5 साल बाद फिर हमारे घर आ गए वोट मांगने के लिए। हमने तो तुमको 5 साल के लिए भेजा था। और अगर हमने तुमको 5 साल के लिए भेजा था और तुम इतने निकम्मे और नालायक निकले कि 1.5 साल भी नहीं बैठ पाए वहां पर, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और अगर तुम 1.5 साल भी वहां बैठ नहीं सकते तो कहीं जाओ और समुद्र में डूबकर आत्महत्या कर लो, क्योंकि ये बार बार 1000 करोड़ रुपए का जो खर्चा होता है वो आपके खून पसीने की कमाई का है। आपको मालूम है ये जो इलेक्शन का खर्च होता है वो आपके दिए गए टैक्स के पैसे में से है। और आपके दिए गए टैक्स के पैसे की खून पसीने की कमाई की कीमत क्या है उनके पास कि हर 1.5-2 साल में इलेक्शन कराओ, 1000 करोड़ रुपए बर्बाद करो, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फिर 1 साल के बाद ये नहीं आएंगे वोट मांगने के लिए। कोई गारंटी नहीं है इस बात की। तो इनको तो खून लग गया है आपके खून पसीने की कमाई के पैसे का। और आप जान लीजिए इस साल आपके ऊपर टैक्स क्यों लगाया है सरकार ने, अतिरिक्त टैक्स क्यों लगाया है? क्योंकि हिंदुस्तान के नेताओं के मुंह में जो खून लगा है, अब हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी के मुंह में भी खून लग गया है आपको चूसने का। जानते हैं क्या हुआ है? 5th पे कमीशन की रिपोर्ट आई और भारत सरकार ने लागू कर दिया। अब क्या होगा? एक सेक्रेटरी को तनख्वाह मिलेगी 50,000 रुपए, एक सेक्रेटरी को तनख्वाह मिलेगी 60,000 रुपए। तो अब एक सेक्रेटरी को 50,000 और 60,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान के केंद्रीय कर्मचारी और नीचे के कर्मचारियों को अब हजारों करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। आपको मालूम है हर साल 20,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त बर्बाद होगा। ये 20,000 करोड़ रुपया आएगा कहां से? तो उसी के लिए आपके ऊपर सर्विस टैक्स लगा दिया और आपकी जेब काटने का काम कर रहे हैं। माने आपके खून पसीने की कमाई से हिंदुस्तान के अधिकारियों को 20,000 करोड़ रुपए की तनख्वाहें दी जाएंगी। क्यों देंगे इतनी तनख्वाह? तो कहते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी इसकी गारंटी दे दो लिख के कि जिस सेक्रेटरी को आज 10-15 हजार रुपया मिलता है, क्या गारंटी है कि 50,000 मिलने के बाद वो काम ज्यादा करेगा? क्योंकि हम तो इस देश में ये देख रहे हैं कि जितना ज्यादा पैसा मिलेगा काम उतना ही कम होगा। मुझे याद है मेरे विद्यार्थी जीवन में, मैं जब पढ़ा करता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो एक बार प्रोफेसर्स ने स्ट्राइक की। किस बात की स्ट्राइक की? स्ट्राइक इस बात के लिए की कि हमको तनख्वाह कम मिलती है, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो मुझे बराबर याद है जो उस जमाने के प्रोफेसर्स थे वो क्या तर्क देते थे कि जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो हम ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देंगे, जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो ज्यादा दिल लगाकर हम पढ़ाएंगे और विद्यार्थियों को ज्यादा लाभ मिलेगा। सरकार ने उनकी बात मान ली, तनख्वाहें बढ़ा दी गई, 2-2, 3-3 गुनी बढ़ाई गई। और आज मैं आपको बताऊं कि उसी यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई नहीं होती है। हफ्ते में मुश्किल से कोई प्रोफेसर 1-2 दिन आ गया तो आ गया, बाकी तो शक्ल दिखाई नहीं देती। और आ भी गया कभी यूनिवर्सिटी में तो कहां बैठा है? कैंटीन में। क्या कर रहा? चाय पी रहा, सिगरेट पी रहा, या उल्टे सीधे काम में लगा हुआ। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में कर्मचारियों की तनख्वाहें कई बार बढ़ाई गई हैं, काम बिल्कुल नहीं बढ़ा है। वर्किंग एफिशिएंसी और कम होती चली गई है। तो वर्किंग एफिशिएंसी के नाम पर अब 50,000 की तनख्वाह मिलेगी, 60,000 की तनख्वाह मिलेगी, और वो तनख्वाह जाएगी कहां से? वो आपसे वसूले गए टैक्स के पैसे में से बर्बाद होगी। ये जो सरकारें हैं जो आपसे टैक्स वसूलती हैं, इन सरकारों को टैक्स देना बंद करिए। और ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में और भारतीय सभ्यता में जो कुपात्र होता है उसको दान देना पाप माना जाता है। कुपात्र को दान दिया तो पाप लगता है। एक पैसे का भी दान नहीं दिया जाता कुपात्र को, और जो सुपात्र होता है उसको बिना मांगे देना चाहिए। तो ये जो हमारी सरकारें हैं ये कुपात्र हो चुकी हैं। कैसे कुपात्र हो चुकी हैं? आपसे टैक्स वसूलेंगे खून पसीने की कमाई का, वो खर्च कैसे होगा? इलेक्शन में बर्बाद होगा। हिंदुस्तान के अधिकारियों की तनख्वाहें बढ़ा दी, 50-60 हजार रुपए महीने की कर दी, उसमें बर्बाद होगा। और उससे भी ज्यादा बर्बाद होगा किसमें? आपको मालूम है, कभी कभी आप अखबार पढ़ते रहते होंगे तो कैसे बर्बाद किया जाता है पैसा इस देश में सरकारों के द्वारा। पिछले साल मैंने एक खबर पढ़ी अखबार में। क्या खबर पढ़ी? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के 30 एमपीज को विदेश भेजा गया।
क्या करने के लिए? वो 30 एमपीज गए विदेश यात्रा करने के लिए, यूरोप में घूमे, अमेरिका में घूमे, क्या करने गए थे? हिंदुस्तान में हिंदी कैसे चलाई जाए इसके लिए विदेश यात्रा करने गए। हिंदुस्तान में हिंदी कैसे लागू की जाए इसके लिए 30 एमपीज को भेजा गया विदेश यात्रा पर। करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद हो गए आपके खून पसीने की कमाई के। 1-1.5 महीने पहले मैं गोवा गया था। गोवा में मेरी कई जगह पर पब्लिक मीटिंग हुई थी। एक पब्लिक मीटिंग मेरी हुई पणजी में, वहां की राजधानी है। तो उस पब्लिक मीटिंग में 3 धारासभ्य आए थे, एमएलए आए थे। वो भाषण सुनने के बाद कहने लगे, राजीव भाई आपसे एक बात कहनी। तो मैंने कहा कहिए। कि नहीं अकेले में कहनी। मैंने कहा चलिए अकेले में चलते। तो वो अकेले में ले गए और तीनों ने मुझे कहा कि राजीव भाई आपको मालूम है कुछ दिन पहले हमारी गोवा की सरकार ने हम सभी एमएलए को सिंगापुर भेजा था। क्या करने के लिए गए थे? कहने लगे हम सबको सिंगापुर भेज दिया, उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सब एमएलए शामिल थे। मैंने कहा क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? तो हमारी सरकार ने हमको सिंगापुर भेजा था, गोवा में ट्रैफिक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंगापुर में ढूंढने गए थे। तो मैंने कहा क्या सॉल्यूशन मिला आपको? कहने लगे क्या आप भी बेवकूफी की बात करते हैं? ट्रैफिक प्रॉब्लम हमारी है, सॉल्यूशन गोवा में, वो सिंगापुर में मिलेगा। तो मैंने कहा फिर क्या करके आए? कुछ तो किया होगा, क्योंकि आपने करोड़ों रुपया बर्बाद किया गोवा के लोगों के टैक्स के पैसे का, तो कुछ तो दिखाया होगा उल्टा सीधा। तो कहने लगे हां हमने ये दिखाया कि हम गोवा से गए सिंगापुर में ट्रैफिक पुलिस को हमने देखा, उस ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस हमको बहुत पसंद आई, वो ही ले आए हम। तो मैंने कहा कि सिंगापुर के ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस पहनकर अब आप गोवा की ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम सॉल्व होगी या ना होगी, लेकिन हम आपको बताएं ईमानदारी से बीवी बच्चों के लिए खरीदारी खूब कर लाए। ऐसे आपके पैसे की बर्बादी होती है। आपको मालूम है आपके टैक्स के खून पसीने की कमाई का पैसा कैसे बर्बाद होता? हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े तंत्री क्या करते हैं? जरा सा ब्लड प्रेशर हाई हुआ, चलो उड़ के लंदन, हार्ट अटैक आया तो चलो न्यूयॉर्क, कहीं कुछ भी हो गया थोड़ा बहुत तो चलो विदेश, और विदेश जाएंगे तो हवाई जहाज भर के नाती पोते बीवी बच्चे सब जाएंगे उसमें। और नाती पोते बीवी बच्चे जब हवाई जहाज भर के जाते हैं वहां इलाज करा के लौटते हैं तो एक एक मंत्री के इलाज का, एक एक एमपी ऐसे जो इनके इलाज का करोड़ों रुपया बर्बाद होता है इस देश में। कौन देता है वो पैसा? आपके खून पसीने की कमाई से जाता है। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन पड़ा हुआ है, हमारे कुछ दोस्त ने, उन्होंने किया क्या किया है? हमारे देश में 53 ऐसे एमपीज हैं जो अपने जमाने में मिनिस्टर रहे, जो गए थे इलाज कराने के लिए विदेश, करोड़ों रुपया बर्बाद किया है उन्होंने। और अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई है कि ये जो करोड़ों रुपया बर्बाद किया वो देश के खून पसीने की कमाई का, इनके बाप का नहीं है, ये पैसा वापस मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस इशू कर दिया, तो हड़कंप मचा हुआ है उन लोगों में। मैंने आपके खून पसीने की कमाई कैसे बर्बाद की जाती है उसके ये मैं आपको कुछ नमूने दे रहा हूं। हिंदुस्तान की सरकार का जो बजट है उस बजट में हर साल 65,000 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट है। ये 65,000 करोड़ के फिस्कल डेफिसिट का मतलब जानते हैं क्या? हर साल आपके देश की सरकार 65,000 करोड़ रुपया ऐसा बर्बाद करती है जिसमें से कुछ नहीं निकलता। अगर आप पैसा खर्च करें और उसमें से कोई उत्पादन हो, उस उत्पादन में से मुनाफा आए, उस मुनाफे से देश का भला हो, तो समझ में आता है कि आप करिए। लेकिन 65,000 करोड़ रुपया तो ऐसा बर्बाद होता है हर साल जिसमें से कुछ नहीं निकलता। और आपको मालूम है टोटल टैक्स कलेक्शन कितना है इस देश का? भारत सरकार का एक साल का टोटल टैक्स कलेक्शन है 1.25 लाख करोड़ का, तो आधा टैक्स तो बर्बाद हो जाता है बिना किसी उसके। और आधा कहां जाता है यह भी आप पूछ लीजिए मुझसे कि जो टैक्स का कलेक्शन है भारत सरकार का, उसका आधा पैसा तो ऐसे डूबता है कि जिसमें से कुछ नहीं निकलता। और बचा हुआ आधा कहां डूबता है? बचा हुआ आधा डूब जाता है विदेशी जो कर्ज रखा है उसका ब्याज चुकाने में। हर साल भारत सरकार कर्जे का ब्याज चुकाती है 70,000 करोड़ रुपया, तो 70,000 करोड़ रुपया कर्जे का ब्याज चुकाने में डूबता है और 65,000 करोड़ रुपया ऐसा डूबता है जिसमें से कुछ नहीं निकलता। माने 1 लाख
15,000 करोड़ रुपए, और इतना ही लगभग टैक्स का कलेक्शन है। तो जितना टैक्स कलेक्शन है वो डुबा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपके पैसे को। तो ऐसे टैक्स को देने की जरूरत क्या है जो बर्बाद हो जाए? और मैं आपको तभी एक दूसरी बात बताता हूं। बहुत लोग मुझको कहते हैं, जब अधिकारी मिलते हैं, कि राजीव भाई इस देश में टैक्स की चोरी होती है। मैं कहता हूं बहुत अच्छा करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, क्योंकि तुम कुपात्र हो, टैक्स लेने के लायक नहीं। तो एक अधिकारी मुझे मिला था एक बार, इनकम टैक्स का कमिश्नर, कहने लगा राजीव भाई आप क्या उल्टी बात कहते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल सीधी बात कह रहा हूं। तो कहने लगा आप जो बात कह रहे हैं उसको किसी उदाहरण से सिद्ध कर सकते हैं। मैंने कहा मैं दे सकता हूं उदाहरण। मैंने हिंदुस्तान के ऐसे कई लोगों को देखा है जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिनका एक दिन का दान लाखों रुपए का है। एक दिन में लाखों रुपए दान करते हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, ऐसे 100 से ज्यादा लोगों को मैं जानता हूं। मेरे व्यक्तिगत संबंध, हमारे कई दोस्तों के माध्यम से उनके संबंध, जो प्रतिदिन लाखों रुपए दान करते हैं, कुआं बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, गांव की पाठशाला चलाने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए देते रहते हैं। लेकिन वही लोग हैं जो सरकार को टैक्स नहीं देते। क्यों? जो व्यापारी प्रतिदिन लाखों रुपए दान करता है, वही व्यापारी सरकार को टैक्स नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसको सरकार पर भरोसा नहीं है कि उसके दिए गए टैक्स को सरकार सही काम में लाएगी। इसलिए वो लाखों का दान करता है। जहां दान कर रहा है वहां उसको भरोसा है कि उसके दिए गए पैसे से तालाब ही बनेगा, कुआं ही बनेगा, गांव का स्कूल ही चलेगा। लेकिन वही पैसा वो सरकार को नहीं देता, और इसी को आप कहते हैं टैक्स की चोरी। मैं कहता हूं वो भारतीय धर्म का पालन कर रहा, वो टैक्स की चोरी नहीं कर रहा। भारतीय धर्म क्या है? कुपात्र को दिया गया दान पाप लगाता, और सुपात्र को बिना मांगे देना चाहिए। तो हिंदुस्तान में तो ये ठीक ही है। तो कहने लगा वो इनकम टैक्स का ऑफिसर कि फिर आपको क्या लगता है? मैंने कहा देखिए कमिश्नर साहब, एक बात है बिल्कुल सीधी सपाट, इसको आप गले के नीचे उतार लीजिए कि जब तक हिंदुस्तान का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद नहीं होगा तब तक इस देश में काला धन चलता रहेगा। ये आप हैं जिन्होंने धन को काला और सफेद बनाया है। धन धन होता है, वो काला और सफेद नहीं होता। मनी मनी होती है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। आपने एक बेवकूफी का कानून बना के कुछ धन को सफेद कह दिया, बाकी को काला कह दिया। धन धन होता है, मनी मनी होती है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। तो जिस कानून के तहत आपने किसी धन को काला धन कहा है, जिस दिन ये कानून वापस ले लेंगे उस दिन सारा धन सफेद ही सफेद हो जाएगा। तो वो इनकम टैक्स का ऑफिसर कहने लगा तब सरकार कैसे चलेगी? मैंने कहा ज्यादा अच्छी चलेगी। मैंने उस ऑफिसर से पूछा कि आप पूरी ताकत लगा के कितना टैक्स वसूलते हैं एक साल? तो कहने लगे कि हमारे 32,000 ऑफिसर हैं पूरे देश में, रात दिन डंडा लगाते रहते हैं, तब कितना टैक्स वसूल पाते हैं? 1.25 लाख करोड़ का। तो मैंने कहा 1.25 लाख करोड़ का आप टैक्स वसूलते हैं, आपको मालूम है ब्लैक मनी कितना है इस देश में? तो उसी ने कहा कि हर साल कम से कम 2.5 से 3 लाख करोड़ का ब्लैक मनी जनरेट होता है। तो मैंने कहा 2.5 से 3 लाख करोड़ का ब्लैक मनी जनरेट होता है, तो वो ब्लैक मनी वसूलने के लिए आप 1.25 लाख करोड़ रुपया सिर्फ वसूल पाते हैं। खर्चा कितना है आपका डिपार्टमेंट का? 1.25 लाख करोड़ रुपया वसूल करने के लिए आप खर्चा कितना करते? सरकार कितना खर्चा करती? तो कहने लगा खर्चा भी काफी ज्यादा है। मैंने कहा बता दीजिए कितना ज्यादा? कि वो सीक्रेट है, वो नहीं बता सकता। मैंने कहा मुझे मालूम है, मुझे मालूम है जो तुम बताना नहीं चाहते। सच्चाई यह है कि सरकार जितना टैक्स वसूलने के लिए खर्च करती है वो बहुत ज्यादा। तो कहने लगे फिर आपका क्या मानना है? मैंने कहा देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए तो क्या होगा? तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान में हर साल 4.5 लाख करोड़ रुपया व्हाइट मनी में जनरेट होगा। 1.25 लाख करोड़ आप इकट्ठा करते हैं जिसको आप व्हाइट मनी कहते हैं, बाकी 2.5-3 लाख करोड़ रुपया आप ब्लैक मनी कह देते हैं। जब इनकम टैक्स का कानून ही नहीं रहेगा तो 4.5 लाख करोड़ का व्हाइट मनी ही हो जाएगा। और जिस आदमी के पास पैसा है घर में, वो क्या तिजोरी में बंद रखेगा? कभी कल्पना करिए कि मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ रुपया आपके घर में है, तो बंद करके रखेंगे आप? अगर आपको मालूम है कि कहीं कोई डरने की बात नहीं है, कोई नियम नहीं है, कायदा नहीं है, कानून नहीं है, तो आप 1 करोड़ रुपया वापस लाएंगे बाजार में, कोई कारखाना खोलेंगे, कोई धंधा चलाएंगे, कोई ना कोई उत्पादन का काम करेंगे, तो वो 1 करोड़ रुपया घर में से निकल के मार्केट में आएगा। माने फ्लोटेशन हो जाएंगे। माने मनी जो है फ्लोटिंग जब होता है तो इकोनॉमी में कभी भी रिसेशन नहीं आता, तो ये रिसेशन दूर हो जाएगा। कहने लगे बात तो आपकी समझ में आती है। मैंने कहा फिर इसमें करने में क्या दिक्कत है? तो हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? मैंने कहा हल चलाओ गांव में जाके।
तुमको मालूम नहीं है कि हल कैसे चलाया जाता है। तुम तागड़ धिन्ना करते हो लोगों के खून पसीने की कमाई के पैसे पर, और तुम गांव में जाकर हल चलाना शुरू कर दो, धरती माता इतना देती है कि तुम भूखे नहीं मरोगे। और मैं इस मान्यता का हूं जो आपको बता दूं कि जब तक हिंदुस्तान में ये टैक्सेशन का सिस्टम खत्म नहीं होगा अंग्रेजों का बनाया हुआ, तब तक इस देश में तरक्की नहीं होने वाली। हमको गंभीरता से ये बात सोचनी चाहिए और गंभीरता से ये बात उठानी चाहिए बिना डरे हुए कि जिस सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं उस सरकार ने कुपात्रता इतनी सिद्ध की है कि इसको एक पैसे का भी टैक्स देना अब पाप है। तो मैं तो पब्लिकली कह रहा हूं कि इस सरकार को टैक्स देना बंद करिए, क्योंकि कुपात्रों को पैसा नहीं दिया जाता। और जब आप टैक्स देना बंद कर देंगे तो ये पूरा सिस्टम हिल जाएगा। और आप पूछेंगे कि राजीव भाई ऐसा कभी हुआ है? ऐसा इतिहास में कई बार हुआ है। आपको मैं एक नाम बताऊं, सरदार पटेल। सरदार पटेल ने जो बारडोली सत्याग्रह किया था गुजरात में, वो क्या था? गांव के किसानों से रेवेन्यू देना बंद करवा दिया था उन्होंने, अंग्रेजी सरकार का। और गांव के किसानों को उन्होंने वही अपील की थी जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अंग्रेजी सरकार इतनी कुपात्र है कि इसको टैक्स देना बंद करो। और लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। हिल गई थी पूरी अंग्रेज सरकार उस बारडोली सत्याग्रह से। ऐसे ही सत्याग्रह आपको फिर चलाने पड़ेंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से जिनको आप अपनी सरकारें मानते हैं ये आपकी नहीं है, ये अंग्रेजियत की सरकारें हैं। ये अंग्रेजियत के कानून चलाने वाली सरकारें हैं। शरीर से दिखने में ये हिंदुस्तानी है, आत्मा सबकी अंग्रेजों वाली है। और चूंकि ये आत्मा अंग्रेजों वाली है इसलिए अंग्रेजियत की व्यवस्था को ये ढो रहे हैं। तभी मेरे मन में ये गुस्सा आता है कि जो कानून अंग्रेजों ने बनाए हमको बर्बाद करने के लिए वो क्यों चल रहे हैं। ये अंग्रेजियत की व्यवस्था आपको बदलनी पड़ेगी। बिना इस व्यवस्था को बदले आपको न्याय नहीं मिलने वाला। ऐसे एक दूसरा छोटा सा उदाहरण दूं कि ये अंग्रेजियत की व्यवस्था कितना अत्याचार करती है। अंग्रेजों ने हमारे देश में एक कानून बनाया था 1860 में, और वो 1861 में लागू हुआ। उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने क्यों बनाया? ये इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने इसलिए बनाया कि आपको शायद याद होगा 1857 में इस देश में क्रांति हुई थी। कैसे हुई थी क्रांति? मंगल पांडे नाम का एक नौजवान था, बैरकपुर की छावनी में नौकरी करता था, पुलिस में नौकरी करता था। अंग्रेजों की पुलिस में एक भारतीय नौजवान नौकरी करता था। एक दिन उस नौजवान को पता चला कि अंग्रेजों की पुलिस में नौकरी करते हुए उसको जो बंदूक चलाने के लिए कारतूस दिए जाते हैं उनमें गाय की चर्बी लगी होती है। तो गाय की जो चर्बी लगी होती है उस गाय की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता। तो उसको लगा कि ये गाय की चर्बी के कारतूस अगर मैं मुंह से खोलूं तो इससे अच्छा है कि मर जाऊं। और उसने बगावत की। क्या बगावत की? मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली से मार दिया। जो अंग्रेज पुलिस ऑफिसर उसको गाय की चर्बी लगाए हुए कारतूस देता था मुंह से खोलने के लिए। जैसे ही मंगल पांडे ने अपनी बंदूक की गोली से अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को मारा, वैसे ही पूरी आर्मी में बगावत हो गई। गांव गांव गली गली में नौजवानों के संगठन शुरू हो गए। पूरे देश में एक लहर पैदा हो गई क्रांति की। अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। जब अंग्रेजी सरकार परेशान हुई तो अंग्रेजी सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंगें हुई। अंग्रेजी सरकार के पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ, ब्रिटेन की संसद में भी बहस हुई। और बहस किस बात पर हुई कि अगर पुलिस ने बगावत की तो अंग्रेज हिंदुस्तान में एक दिन नहीं रह पाएंगे। आर्मी ने अगर बगावत कर दी तो अंग्रेज एक दिन भी नहीं रह पाएंगे इस देश में। तो कुछ करो, इस बगावत को रोको। तो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने जो बगावत की थी उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया। उसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। यह बनाया गया 1860 में, यह लागू हुआ 1861 में। इस कानून में अंग्रेजों ने किया क्या कि जिस मंगल पांडे ने बंदूक चलाई और बंदूक चलाकर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली मारी, तो इस कानून के तहत अंग्रेजों की सरकार ने फैसला किया कि हर हिंदुस्तानी नौजवान के हाथ में जो बंदूक दी गई है वो छीन ली जाए। नहीं तो पता नहीं वो दूसरे नौजवान वही बंदूक का इस्तेमाल करके अंग्रेजी ऑफिसर्स को मारना शुरू कर देंगे। तो सारे हिंदुस्तानी नौजवान जो अंग्रेजों की पुलिस में नौकरी करते थे, सिपाही थे, उनके हाथों से बंदूकें छीन ली गई। कानून कौन सा था? 1860 का। और बंदूकें छीनकर क्या किया गया? उनके हाथ में एक डंडा पकड़ा दिया गया। बेचारे आज भी मेरे पुलिस के भाई वही डंडा लिए हुए खट 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 घूमते रहते। और ये हंसने की बात नहीं है, ये मैं बहुत गंभीर बात आपसे कह रहा हूं कि हमारे देश की पुलिस के सिपाही के भाइयों के हाथ में ये डंडा क्यों है?
यह डंडा अंग्रेजों के बनाए गए एक कानून के आधार पर है कि उनसे हाथ से बंदूकें छीनकर डंडा पकड़ा दिया गया और उसके बाद उसी इंडियन पुलिस एक्ट में एक नया कानून और जोड़ दिया, एक नई व्यवस्था और की। क्या व्यवस्था की कि हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को भारतीय क्रांतिकारियों के ऊपर लाठी चार्ज करने का आदेश और अधिकार दे दिया। उसके पहले यह नहीं था, 1860 के पहले यह नहीं था। 1860 में कानून बनाकर हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को यह अधिकार दिया कि वो हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर लाठी चला सकता है और सिर्फ लाठी ही नहीं चला सकता, फायरिंग भी कर सकता। और उस कानून को बनाया कैसे गया? 1861 के पुलिस एक्ट में उस बात को ऐसे लिखा गया है कि हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस होगा, लेकिन मरने वाले और पिटने वालों को राइट टू डिफेंस नहीं होगा। तो यह जो राइट टू ऑफेंस होगा हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को, और हर भारतीय व्यक्ति जो मर रहा है, पिट रहा है, उसको राइट टू डिफेंस नहीं